उसके अलावा 100 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई हैं, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की गई हैं और कई किलो सोना भी बरामद किया गया है। राजीव, आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अवैध खनन को लेकर है। हरियाणा में यमुनानगर इलाके में लीज एक्सपायर होने के बावजूद भी वहां पर अवैध खनन चल रहा था, जिसके बाद में कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया था कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए। कई एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने अपनी जांच शुरू की और जांच के दौरान दिलबाग सिंह, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के एक पूर्व विधायक हैं, उनका नाम सामने आया। उसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के एक नेता है सुरेंद्र पनवर, उनका नाम सामने आया। उसके बाद में उनके 20 से ज्यादा जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। तो ईडी को उम्मीद है कि जो 5 करोड़ रुपए कैश जमा किए गए थे, इससे ज्यादा कैश मिलने की संभावना है। कई करोड़ों की प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी ईडी को मिले हैं और बहुत उम्मीद है राजीव कि आगे आने वाले समय में उसे भी जब्त कर लेगी ईडी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जी मुनीश आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईडी के शिकंजे में पूर्व विधायक के ठिकाने से अब तक क्या क्या मिला है। आप पहली तस्वीर में देखिए सोना आपको नजर आएगा, सोने के बिस्किट्स दिख रहे हैं हम। दूसरी तस्वीर में देखिए आप नोटों की गड्डी। आम आदमी के लिए तो देखना मुश्किल होता है, जब छापेमारी होती है तो आजकल इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। नोटों की गड्डियां बरामद हुई है, 5 करोड़ के करीब का यह कैश है। और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वो हथियार है जो विदेशों से मंगाया गया है। बहुत महंगे हथियार है, विदेशों से मंगाए गए हैं और इनका जखीरा था। अब क्या करने वाले थे पूर्व विधायक, यह बड़ा सवाल है कि इस तरह से हथियारों का जखीरा जमा करने के पीछे की वजह क्या, यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये वो 3 तस्वीरें जो छापेमारी में अब तक पता चला है। हमारे संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़े। मुनीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ईडी की छापेमारी, ईडी की ये रेड लगातार जारी है और अभी बहुत कुछ मिलने की आशंका है। इस बीच में हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर पिछले 24 घंटे से ईडी की रेड जारी है। 5 गाड़ियों में भरकर ईडी के अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान पहुंचे हैं। यह हरियाणा से ही एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अवैध खनन के मामले में ईडी का यह बड़ा एक्शन, और यहां ईडी की जो टीम है वो बड़ी संख्या में ईडी के जो लोग हैं वो पहुंचे, अधिकारी जो हैं वो पहुंचे, साथ ही साथ सीआईएसएफ भी यहां पर पहुंचे। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के घर पर पिछले 24 घंटे से रेड चल रही है। 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे, सीआईएसएफ के जवान पहुंचे हैं। इसके अलावा करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और मोहाली में भी ईडी ने छापा मारा है। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने अवैध खनन को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और अब ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले की खबर मिल रही है और राशन घोटाले में छापेमारी के लिए ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ अधिकारियों के घायल होने की इस वक्त खबर मिल रही है। दरअसल ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर उन पर हमला हो गया। टीएमसी समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ईडी की उन टीम की गाड़ियों पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है और ईडी के जो अधिकारी घायल भी बताए जा रहे हैं। कौन क्या करूं वो तो। और अब रुक करते हैं अयोध्या को लेकर विवादित बयानों। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर सियासी बयानों की झड़ी सी लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया कि प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष खलल डाल सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। यह गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। और इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि राज्य में गोधरा जैसी साजिश हो सकती है। इस बीच में महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान भी हमने आपको दिखाया। जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बताकर विवाद को और तूल दे दिया है। उदित राज ने भी बयान दिया। उदित राज ने कहा कि 500 साल के बाद वो जो मनुवाद है वो लौट रहा है। सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता वो कहते हैं कि मंदिर नहीं, बेरोजगारी इसमें देश का बड़ा मुद्दा है, तो मंदिर पर सियासी महाभारत चले। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सनातन ये जो काल है, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इनको खटक रहा है। ये जो वोट के सौदागर हैं, ये हजारों साल के बाद ये क्षण आया है
कि ये सनातन हिंदू के वैभव और पुनर्जागरण का काल है। मुझे तो डर है ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना न घटा दे। हम तो वही कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी घटना करवा देंगे। ये विपक्ष के लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए कोई बड़ी दुर्घटना न करा दें, इसकी आशंका डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों नजदीक समय आ रहा है, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। इनकी जुबान, अगर ये चर्च बना होता, मस्जिद बन रहा होता, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। अब गिरिराज सिंह के आरोप पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई है और बोली है कि सबूत तो दिखाइए। आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और वो केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनका केंद्र में सरकार है, उनको प्रमाण देना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए, तभी इस तरह की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये चरित्र तो बीजेपी का रहा है कि वोट के खातिर बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। ये बात तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने पोल ही खोल दी थी पुलवामा मामले पर। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है और इससे पहले से ही इस तरह की आशंका व्यक्त करना ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बीजेपी गड़बड़ करेगी, इसलिए इस तरह की बात पहले से ही कर दी गई है। तो आरजेडी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। दरअसल बात तो कर्नाटक से शुरू हुई, जहां पर कांग्रेस नेता गोधरा का डर दिखाते हुए नजर आए। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೇವಕರ ದಹನ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು। This is totally politically motivated. This is totally 100% politically motivated, and the directions have come from the top just to demoralize the Karsevakas and the Hindu youths from going to Ayodhya. ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। 2 महीने के लिए क्यों, सालाना क्यों नहीं, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं, मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। आप ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान के कोई लोग कभी भी जिंदगी में अगर राम मंदिर दर्शन करना चाहते तो मुफ्त में जाने आने की सारी इंतजाम सरकार करेगी। कानून पारित करो ना, हिम्मत। बीजेपी जो है राम मंदिर को लेकर के, भगवान राम को लेकर 2 महीने का कैंपेन चला रही है। तुम एक काम करो, बाबर को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के 4 महीने का चला लो। किसने मना किया तुम्हें? अगर तुम्हें इतना विदेशी आक्रमणकारियों के कम्युनल और क्रूर करतूत से इतना प्यार है, तो हमें तो जो है वो, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो राम के रास्ते पे चल रहे हैं। तुमको जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के रास्ते पे चलना है, तुम भी अपना कर लो, देख लेना जनता क्या करती है। और हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, अब प्राण प्रतिष्ठा में समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की आशंका, विपक्ष का डर, क्या मायने इनके? देखिए, राम हमेशा हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के दिल में तो बसते हैं, लेकिन राजनीति में भी धुरी रहे हैं। और खास करके जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, राम मंदिर आंदोलन के प्रादुर्भाव के साथ ही बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ, या बीजेपी का कहा जाए कि राजनीतिक सफर चरम पर
चलना शुरू हुआ। और यही वजह है कि जब आप 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। और 2024 का आम चुनाव है और ऐसे में जब बीजेपी एक कहा जाए कि अपर हैंड है, अपर हैंड नहीं बहुत अपर हैंड है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके लिए कोई काट ढूंढनी होगी। उनको वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को काउंटर किया जाए, क्योंकि अयोध्या से जो मैसेज जाएगा, बीती जब 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए तो वहां पर वो गए मीरा माझी के यहाँ पर, मीरा माझी के यहाँ पर चाय पी। मीरा माझी यानी कि ओबीसी जो पूरा ओबीसी वोट बैंक है उसको कहा जाए कि वो एक प्रभावित हुआ, विपक्षियों का जो एक धड़ा होता था। वहीं दूसरी तरफ अगर अयोध्या में बात की जाए तो अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो महर्षि श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। नाम और व्यक्ति को गले लगाने की जो राजनीति है वो हमेशा ही राजनीति का एक केंद्र बिंदु वोट बैंक को साधने का तरीका रहा है। और नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता वो इसमें महारत हासिल किए हैं। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम जो विपक्षी दल, चाहे एनसीपी के नेता जितिन अवार्ड की जो बात हो के भगवान राम को मांसाहारी बता दिया, उसके बिल्कुल इस तरह के बयान हमें संतोष लगातार सुनने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे विपक्ष के मिशन 2024 की, जिसकी तैयारियों के लिए गठबंधन इंडिया में संयोजक को लेकर जंग छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर संग्राम है। तो वो कौन कौन से दल हैं जो इस वक्त नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, जो नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर देखना पसंद कर रहे हैं? तो उसमें देखिए शिवसेना उद्धव गुट है, आप और भी देखेंगे कि इसमें जो है समाजवादी पार्टी है, टीएमसी भी इसमें है, अरविंद केजरीवाल भी इसमें है। तो कुछ समर्थन में है, कुछ उसके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, नीतीश कुमार के साथ वो कौन कौन से दल हैं, वो कौन कौन से नेता हैं जो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार को होना चाहिए? जी, जहां तक बात की जाए राजीव कि कौन कौन से ऐसे दल हो सकते हैं जो कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी को समर्थन देंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से एनसीपी ने अपने समर्थन की बात कही है। और इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि कुछ और ऐसे घटक हैं जो कि मान सकते हैं। कांग्रेस की भी बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनका साफ स्टैंड रहा है, उनका डिक्लेयर्ड स्टैंड रहा है इस मामले में कि जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी तब तक इस तरह के किसी भी आप कहें कि पद को या आप जिम्मेदारी को वो लेने से बचेंगे, चूंकि सर्वसम्मति के बारे में कई बार बात की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जितने तमाम बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो इस बात को तो अब भी ज़रूर मानते हैं राजीव कि सूत्रधार की भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही थी। लेकिन अब इस पर सर्वसम्मति कब तक बन पाती है और किन ऐसे मुद्दे, कौन से ऐसे मुद्दे सामने आ पाते हैं राजीव कि कौन से मुद्दे होंगे, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा, बहुत कुछ अभी होना बाकी है राजीव। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।